नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करते हैं आइए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की लेक्चर सीरीज में, जिसका पार्ट नंबर आज हम देखने वाले हैं 7, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का एक नज़र में भौगोलिक परिदृश्य कि किस प्रकार से भौगोलिक विभाजन उत्तराखंड का हुआ है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में किस प्रकार के क्वेश्चंस भौगोलिक परिदृश्य से बन सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड एमपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस की आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए @study for civil services। और यदि आप हमारे पेड कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर 8564880530 या 9696066089 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य। सबसे पहले हम बात करेंगे अवस्थिति एवं विस्तार की। देखिए, किसी भी राज्य की भौगोलिक परिदृश्य की अगर हम बात करें, भौगोलिक क्षेत्र की यदि बात की जाए, तो भौगोलिक क्षेत्र के लिए सबसे प्रथम उसकी स्थिति, उसका परिवेश और उसका विस्तार बहुत आवश्यक होता है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड स्टेट की, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से, ध्यान रखिएगा, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश, तथा यदि हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक के मध्य है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए, अगर देखा अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर आ जाए कि उत्तराखंड का अक्षांश एवं देशांतर कितना है, तो क्रमशः 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तथा 77 डिग्री 34 मिनट से पूर्व से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार है। अब ये बात हो गई अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की। यदि हम इनकी बात करें कि इसका कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका कुल जो अक्षांशीय विस्तार है वह हो गया आपका 2 डिग्री 44 मिनट। कितना हो गया? 2 डिग्री 44 मिनट हो गया। और यदि हम देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतर जो विस्तार है वो हो गया आपका 3 डिग्री 28 मिनट। ध्यान रखिएगा, सी नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं। 3 डिग्री 28 मिनट इसका हो गया आपका देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट और देशांतरी विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। और यदि हम उत्तराखंड का एक संपूर्ण आकार की बात करें कि उत्तराखंड जो राज्य है उसके यदि हम अप्रोक्स आकार की बात करें तो किस प्रकार के आकार का है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि वह एक आयताकार है। ध्यान रखिए, कैसा आकार है? एक आयताकार है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट देख लेते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि यदि हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें, उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां राज्य है। अब देखिए, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाला जो अभी ऐड हुआ है उसमें इसको ऐड नहीं किया गया, उसके जो इसके पूर्व का था उसके हिसाब से उत्तराखंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां राज्य है। और देश का कौन सा राज्य है आपको ज्ञात होगा? 27वां राज्य है। और हिमालय की इसमें अगर हम देखें तो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत यह राज्य 11वां हिमालय राज्य है। ध्यान रखिएगा, 3 कॉन्सेप्ट हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां स्थान, देश में 27वां स्टेट बना था उत्तराखंड, और हिमालय के रूप में यदि हम उसको देखें तो वह है आपका 11वां। इसी के साथ साथ यदि हम उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह है आपका 53,483, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं आप उसको। जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। कितना है? 1.69%। तो ये होगा आपका क्षेत्रफल की 53,483 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। और कुल क्षेत्रफल आपके भारत के यदि हम देखें उसकी समीक्षा करें तो वह हो गया आपका 1.69%। इसी के साथ साथ यदि हम राज्य में पहाड़ी क्षेत्र के विस्तार की चर्चा की जाए तो राज्य में जो पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है वह है आपका 46,000
किलोमीटर स्क्वायर तथा यदि हम मैदानी क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है वह है आपका 7,448 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि यदि हम कुल भौगोलिक क्षेत्र की दिशा के रूप में देखें, कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखें तो क्रमशः यदि हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार हो गया आपका 86.7%। कलर चेंज कर लेते हैं और अब बोलते हैं कि यदि हम मैदानी क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो मैदानी क्षेत्र हो गया आपका 13.93%। मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका कितना है पहाड़ी पे 86 और बचा लगभग आपका 13% जो है आपका वह हो गया आपका मैदानी क्षेत्र का विस्तार, और इसका कुल विस्तार मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड प्रदेश में कुल 13 जिले, ध्यान रखिएगा कुल 13 जिले, ध्यान रखिएगा चौरागढ़ है, माफ कीजिएगा चौरागढ़ नहीं है इसलिए क्षमा चाहूंगा, चौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी, ध्यान रखिएगा टिहरी, ये हो गए आपके क्या हो गए आपके 13 जिले। तो आप कह सकते हैं कि प्रदेश में कुल 13 जिले हैं, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी। कितने हो गए आपके ये 4 3 7 7 3 11 12 और 13, ठीक है, 13 आपके पूरे टोटल बोल सकते हैं आप, यहाँ पर जिले दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें राज्य के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले के लिए, ध्यान रखिएगा कहाँ से किस क्षेत्र में आता है, कौन सा दर्रा आता है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देख लेते हैं कि राज्य में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, कौन सा हिमालय क्षेत्र आपका, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। देखिए हिमालय की जो हमने श्रृंखलाएं अगर आपने पढ़ी होगी, हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भूगोल का संपूर्ण अध्ययन चल रहा है, वो भी जरूर देखिएगा, उसमें आपको यदि देखना है तो उसमें हिमालय क्षेत्र के बारे में डिटेल बताया गया है। तो यदि हम स्टेट में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करने के लिए यदि हम देखें तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जाक्सर पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, जाक्सर, जाक्सर या जास्कर बोलते हैं इसको, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में वहाँ हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र के अनेक दर्रे पास हैं और तथा उत्तराखंड के 86% भाग पर पहाड़ और 65% भाग पर क्या पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की सीमा का अवलोकन। अब हम देखने वाले हैं राज्य की सीमा और उसका अवलोकन। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि राज्य की प्राकृतिक सीमा की बात की जाए, देखिए सीमा दो प्रकार की होती है, एक होती प्राकृतिक और एक होती है कि मानव निर्मित। अब सीधी सी बात है कि अधिकतर तो मानव निर्मित ही होगी, क्योंकि राज्यों का जो संगठन है, राज्यों का बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं कि सीमांकन है, वो सीमांकन तो प्रकृति की देन नहीं है, वो तो एक मानव की देन है। तो राज्य की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो उत्तर में बृहद हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी, ध्यान रखिएगा मैं फिर से कर देता हूँ, उत्तर में बृहद हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी और दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूर्व में काली नदी यदि देखी जाए तो राज्य की सीमा बनाती है। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि उत्तराखंड राज्य की उत्तर में राज्य की प्राकृतिक सीमा में क्या है, तो आपको याद होना चाहिए बृहद हिमालय, पश्चिम में क्या है, टोंस नदी, दक्षिण पश्चिम में क्या है, शिवालिक श्रेणी, दक्षिण मध्य या दक्षिण पूर्व में क्या है, तो बोला आप साहब तराई क्षेत्र, और पूर्व दिशा में क्या है, तो आपको क्या होना चाहिए कि पूर्व दिशा में काली नदी आती है। इसी के साथ साथ राज्य की राजनीतिक सीमा, ध्यान रखिएगा राज्य की राजनीतिक सीमा पूर्व में नेपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं राजनीतिक सीमा पूर्व में नेपाल से लगती है, अन्य देश से लगती है, उत्तर में हिमालय पर्वत से लगती है तथा चीन उत्तर पश्चिम में तथा हिमाचल प्रदेश लगता है उत्तर पश्चिम में और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य की राजनीतिक सीमा देखें तो पूर्व में नेपाल, उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन उत्तर पश्चिम में आता है और हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है उसमें, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा बनाते हैं। इसी के साथ साथ यदि इंटरनेशनल रेखा की बात करें तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा जिला है आपका, पिथौरागढ़, ध्यान रखिएगा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ है, जो नेपाल तथा तिब्बत से सटा हुआ है, जो नेपाल और कहाँ से लगा हुआ है, तिब्बत से सटा हुआ है। राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, जो कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर है तो कहीं ना कहीं घुसपैठ या अन्य प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियां होती रहती हैं, जिनके लिए हमारी फोर्सेस प्रतिदिन काम करती रहती हैं। तो यदि इंटरनेशनल रेखा की बात करें तो जो जिला पिथौरागढ़ है वहाँ से नेपाल और तिब्बत से बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो वहाँ से सटी हुई है, ध्यान रखिएगा, और पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है, जो कि सामरिक दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती है। अगला पॉइंट,
राज्य में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र तथा महा हिमालय क्षेत्र में अनेक दर्रे या धूरा या खाल पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ अगले पॉइंट की यदि बात की जाए तो अगला पॉइंट है कि प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित, ध्यान रखिएगा, प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान भागवत लड़ाई। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये भागवत नहीं है, ये है आपका तराई क्षेत्र। क्या है आपका? तराई क्षेत्र। देखिएगा मध्य प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान तथा तराई क्षेत्र से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी में मोहंड पास, टिमली, हरिद्वार, कोटद्वार, द्वारकोट, चौकी घाट, चिल्ल किला, चोरमलिया, बमोली आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की यदि हम मैदान क्षेत्र की बात करें या तराई क्षेत्र की बात करें तो उन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये सभी क्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ राज्य के सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिले की यदि बात की जाए तो सबसे उत्तरी जिले में उत्तरकाशी एवं उधम सिंह नगर आते हैं। उत्तर एवं दक्षिणी में ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर उत्तर दक्षिण में आते हैं। यदि हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो पूर्व में पिथौरागढ़ और पश्चिम में कौन सा जिला आता है? आपका देहरादून जिला आता है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में उधम सिंह नगर, पूर्व में पिथौरागढ़ और पश्चिम में देहरादून आता है। इसी के साथ साथ राज्य में केवल 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अन्य राज्य या जो बोल सकते हैं कि अन्य जो देश हैं उनसे सीमा से स्पर्श नहीं करती हैं। ये जिले हैं रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और बागेश्वर से 4 जिले हैं जो कि किसी भी अन्य स्टेट या किसी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के पौड़ी जिले की सीमाएं 7 जिलों को स्पर्श करती है। चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती है और देहरादून जो है उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा, देहरादून जो है वहाँ की जो उत्तराखंड जिला है, जो देहरादून जिला है वह 4 जिलों को अपनी सीमा साझा करता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का पौड़ी जिला 7 जिलों को स्पर्श करता है। चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती हैं तथा देहरादून की जिलों की सीमाएं 4 जिलों की स्पर्श करती हैं सीमाओं को। इसी के साथ साथ सर्वाधिक सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला बता चुका हूं मैं आपको पहले ही, पिथौरागढ़ है, नेपाल से, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। बिल्कुल भौगोलिक की बात हो रही है, भूगर्भिक की भी याद होना चाहिए और ध्यान रखिएगा भौगोलिक हमारे द्वारा पूरा भूगोल पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो उत्तराखंड की यदि भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन करने से उसकी भूगर्भिक संरचना की जानकारी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि भूगर्भिक संरचना का जो प्रभाव होता है वो मिट्टी, खनिज तथा संसाधन पर विभिन्न रूप से अलग अलग अवयव के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि हम उत्तराखंड स्टेट की बात की जाए या उत्तराखंड के भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो उत्तराखंड में नीस के समान चट्टानों का सम्मिश्रण मिलेगा देखने को। गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मध्यवर्ती क्षेत्र में रवेदार चट्टानें मिलेगी तथा कठोर शिष्ट चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ गढ़वाल मंडल में दूधातोली पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्रों में रवेदार, हॉर्नब्लेट, अभ्रक, सिस्ट, क्वार्ट्ज एवं ग्रेनाइट मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ये पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नीस के समान चट्टानों का सम्मिश्रण देखने को उत्तराखंड में आपको मिलेगा। गंगोत्री यमुनोत्री क्षेत्र के बीच में रवेदार चट्टानें आपको मिल जाएगी, साथ में विभिन्न प्रकार की कई क्षेत्र में आपको शिष्ट चट्टानें भी देखने को मिलेगी। गढ़वाल मंडल में दूधातोली पर्वत के पास से आप रवेदार, हॉर्नब्लेट, अभ्रक भी, सिस्ट, क्वार्ट्ज एवं ग्रेनाइट प्रकार के विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हैं कि हमको मिनरल्स हमको वहाँ पर देखने को या खनिज हमको देखने को वहाँ पर मिलते हैं। इसी के साथ साथ हिमालय के उद्भव का क्रम इयोसीन काल, मायोसीन काल तथा प्लोयोसीन तथा ये विभिन्न प्रकार के जो 3 युग हैं इनके बारे में डिटेल आपको बता चुके हैं पूर्व के वीडियो सीरीज में, आप देखिएगा जरूर। आप भौगोलिक क्षेत्र की वीडियो हमारी देखिए प्लेलिस्ट पे जाकर, वहाँ पर आपको बता चुके हैं कि इयोसीन काल, मायोसीन काल और प्लोयोसीन काल क्या होते हैं। तो हिमालय के उद्भव का यदि हम क्रम देखें तो इयोसीन युग, मायोसीन युग, फिर आता है आपका प्लोसीन युग में इसको विभक्त किया गया है। अब हम बात करेंगे भूगर्भिक क्षेत्र के बाद उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन का, कि एक्चुअल में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार का है। तो आइए देख लेते हैं कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन की यदि हम बात की जाए तो धरातलीय स्वरूप, स्थानीय ऊंचाई तथा भूगर्भिक स्वरूप, ध्यान रखिएगा, धरातलीय स्वरूप, स्थानीय ऊंचाई तथा भूगर्भिक स्वरूप के आधार पर उत्तराखंड के निम्नलिखित 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब धरातलीय स्वरूप, स्थानीय ऊंचाई और भूगर्भिक स्वरूप के आधार पर उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है तो आप सभी को ज्ञात होगा 8 भागों में उसको बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 8 भागों में उसे बांटा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम नंबर 1, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र
देखिए जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है वो हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमालय के उत्तर दिशा में स्थित है। और इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा हमारे तिब्बत के नियंत्रण में। ध्यान रखिएगा, भारत के हिस्से में है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा आपके तिब्बत के नियंत्रण में है। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है वो हिमालय का सबसे उत्तरी क्षेत्र बोल सकते हैं, उसके उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर वाला हो गया। इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा भारत तथा कुछ हिस्सा आपका तिब्बत में है। यदि इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात की जाए तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर तक इसकी ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है। इसी के साथ साथ यदि इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जास्कर श्रेणी कहा जाता है। जास्कर श्रेणी कहा जाता है। अब यहाँ पर कई दर्रे हैं, उन दर्रे की आइए बात कर लेते हैं। तो जेलुखागा माणा दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, चोर होली दर्रा, दमजन दर्रा, ये विभिन्न प्रकार के जो दर्रे हैं वो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 2 वाला क्षेत्र आपका वृहद हिमालय क्षेत्र। देखिए वृहद हिमालय क्षेत्र की बात करें तो वृहद हिमालय जो क्षेत्र है वो लघु हिमालय के उत्तर दिशा में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण दिशा में वृहद हिमालय क्षेत्र आपका स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि साहब लघु हिमालय के उत्तर में, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में वृहद हिमालय क्षेत्र आपका स्थित है। और क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी उपस्थित होने के कारण इसे वृहद, उच्च, आंतरिक, माह हिमालय, मुख्य हिमालय इसे कहा जाता है। और इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें तो लगभग इसकी जो चौड़ाई है वह 5 से 30 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। और क्षेत्र की सर्वोच्च जो चोटियां हैं वह भी वृहद हिमालय श्रेणी में ही आपको देखने को मिलती है। तथा इसे प्राचीन ग्रंथों में से हिमाद्री भी कहा गया है। एक बार क्वेश्चन आया था कि प्राचीन ग्रंथों में किस हिमालय क्षेत्र को हिमाद्री कहा गया है, तो वृहद हिमालय क्षेत्र को हिमाद्री कहा गया है। तो आप कह सकते हैं कि हिमाद्री कहा जाता है। इसी के साथ साथ इस पर्वत श्रेणी का विस्तार 6 जिले उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा हक जिलों में, हक नहीं है माफ कीजिएगा, यहाँ पर बागेश्वर जिलों में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है। यदि हम देखें इसका विस्तार की बात करें तो उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिलों में पूर्व दक्षिण दिशा में इस पर्वत का विस्तार है। इसी क्षेत्र में भागीरथी देखने को मिल जाएगी आपको नदी, अलकनंदा, धौली नदी, गौरी गंगा नदियों का आपको उद्गम स्थल भी यहाँ पर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और नंदा देवी, पंचाचूली, दूनागिरी, ये विभिन्न प्रकार की जो चोटियाँ हैं वे सभी की सभी चोटियाँ, ये सभी नदी के उद्गम स्थल, ये नदी के क्षेत्र आपको वृहद हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और वृहद हिमालय क्षेत्र की थोड़ी और चर्चा की जाए तो वृहद हिमालय क्षेत्र अत्यंत ठंडा होता है और यहाँ की जो चोटियाँ हैं वो पूर्ण वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। इस क्षेत्र के जो निचले भाग हैं उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीली पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं। देखिए वन का यदि पूछें कि वन कौन से पाए जाते हैं तो इसका जो निचला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा पर्वत का जो निचला क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में आप कह सकते हैं, क्षमा चाहूँगा मैं, उस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वाले वन हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वाले नुकीली पत्ती वाले वन हैं, वह इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ वृहद हिमालय क्षेत्र में निवासियों का जो मुख्य कार्य है वह है यहाँ का पशु पालन। इसी के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु में महुआ और गेहूं की कृषि भी उत्तराखंड के वृहद हिमालय क्षेत्र में की जाती है। और यहाँ पर कई पर्वतीय चोटियाँ विद्यमान हैं, इसलिए इसका नाम भी है वृहद हिमालय क्षेत्र। अगले क्षेत्र की ओर चलते हैं। अगला क्षेत्र है आपका लघु हिमालय क्षेत्र। तो आइए लघु हिमालय क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए लघु हिमालय क्षेत्र की यदि बात की जाए तो लघु हिमालय क्षेत्र पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में, किसके उत्तर में? शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में, वृहद हिमालय के दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। मतलब आप कह सकते हैं कि यह जो पर्वत श्रेणी है वह शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में, वृहद हिमालय के दक्षिण में तथा पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर है तथा ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 1200 से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ साथ लघु हिमालय उत्तराखंड के 9 जिले चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून में लघु हिमालय क्षेत्र स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि लघु हिमालय क्षेत्र के बारे में यदि डिटेल आ जाए तो इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। इसी के साथ साथ लघु एवं मध्य, ध्यान रखिएगा, लघु एवं मध्य हिमालय की यदि बात करें तो ध्यान रखिएगा लघु एवं मध्य हिमालय से, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, माफ कीजिएगा, जिसके लिए हिमालय से क्षमा चाहूँगा,
लघु एवं मध्यम बोल सकते हैं कि जो हिमालय क्षेत्र है उससे सरयू, पश्चिमी रामगंगा, नयार आदि नदियां आपको देखने को मिलेगी। साथ में मसूरी पहाड़ी मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र के यदि अधिकांश ताल देखें, मतलब तालाब देखें या छोटे छोटे बोल सकते हैं ताल देखें, तो जो आप बोल सकते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र के जो विभिन्न ताल हैं वो मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और किस दिशा पे आते हैं, तो वो दक्षिणी ढाल दिशा पर आते हैं। मान लो किस क्षेत्र में आते हैं, आपके दक्षिणी ढाल दिशा पर आते हैं, जैसे सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, भीम ताल। ये जो ताल हैं ये सभी के सभी मध्य हिमालय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल या पयार भी कहा जाता है। अब मध्य हिमालय क्षेत्र के जो ताल हमने देखे, ताल के बाद जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, वे छोटे छोटे घास के जो मैदान हैं उन्हें बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन प्रकार के कोणधारी सघन वन भी पाए जाते हैं। देखिए, वन के बारे में क्वेश्चंस पीसीएस में आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि एसीएफ के जो पोस्ट होती हैं वो पीसीएस में इंक्लूड होती है, तो कई बार पर्यावरण या वन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिल ही जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का कि इस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी सघन वन, कौन से वन? कोणधारी सघन वन आपके मध्य हिमालय क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं, जो कि लगभग 45 से 60% तक वनच्छित हैं। ध्यान रखिएगा, 45 से 60% तक हैं। इन वनों की यदि बात की जाए तो इनमें चीड़, देवदार, साल, बांस आदि, ध्यान रखिए बांज नहीं है, ये बांस है, बांस आदि वृक्षों की मात्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अलकनंदा की घाटी, चुआ ज्वार, अल्मोड़ा मक्का के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसी क्षेत्र में सेब फल जो होते हैं, नाशपाती होती है, चेरी है, अखरोट के जो विभिन्न प्रकार के फल हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष में उगते हैं, जो कि लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, वे सभी के सभी क्षेत्र, वे सभी के वन क्षेत्र आपको इस पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, तो वह है हमारा दून अथवा द्वार क्षेत्र। यदि दून अथवा द्वार क्षेत्र की बात की जाए तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी, 350 से 750 मीटर तक ऊंची यह एक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? दून। ध्यान रखिएगा, दून या द्वार क्षेत्र है, जो कि 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है, 350 से 750 मीटर तक ऊंचा है। तो यह क्षेत्र इसका आप बोल सकते हैं कि हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इस क्षितिज घाटी में यहाँ की जो क्षेत्र की जो दिशाओं की बात की जाए तो इस जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को पश्चिम एवं मध्य भाग में दून तथा पूर्वी भाग में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्षितिज घाटी है अथवा जो हिमालयी क्षेत्र है, इसके पश्चिम भाग को ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं कि इसके पश्चिम एवं मध्य भाग में दून तथा पूर्वी भाग को इसमें क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। और देहरा अथवा देहरादून, देहरा या देहरादून जो है वो कोठारी एवं चोखम पौड़ी, पतली एवं कोटा नैनीताल, पछवा चंडी पूर्वी आदि राज्य के प्रमुख दून कहा जाते हैं या दून कहते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध दून की बात करें तो सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध जो दून है वह कौन सा है? आपका देहरादून है। कौन सा दून है? आपका देहरादून है। सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा हो गया? आपका देहरादून है, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है और 25 से 32 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और इस क्षेत्र में गहन कृषि भी की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि भी की जाती है। साथ ही में अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण यहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। जनघनत्व भी यहाँ पर अधिक पाया जाता है। इसी के साथ साथ यदि इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी और डिटेल की बात करें तो हरिद्वार, कोटद्वार, द्वारकोट उत्तराखंड के प्रमुख द्वार हैं। इन क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं, जो कि प्रायः लघु मध्य हिमालय श्रेणी से ही शुरू होती हैं। और क्षेत्र में यदि हम बहने वाली नदियों की बात करें तो नदियों में सुस्वा, आसन लघु हिमालय के दक्षिण भागों में ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित भी करती है। और इस क्षेत्र की यदि कृषि की बात की जाए तो जो दून वाले क्षेत्र हैं उनमें गहन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि की जाती है। और यहाँ धान की फसल बहुत अधिक होती है। और इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। और इस क्षेत्र में गर्मी के तापमान की बात करें तो गर्मी का जो तापमान है वो 29 डिग्री 40 सेंटीग्रेड से लेकर 32
0.80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती तथा जाड़े में लगभग 4.40 से 7.20 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेल्सियस तक यह तापमान हमको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट श्रेणी की बात करते हैं, तो वह अगला है आपका शिवालिक क्षेत्र। तो देख लेते हैं शिवालिक क्षेत्र के बारे में। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि भाबर क्षेत्र से उत्तर में शिवालिक क्षेत्र कहाँ पर है? बाभर, भाभर, बाबर नहीं है, भाभर, ध्यान रखिएगा। भाबर क्षेत्र में ये भ आएगा यहाँ पर। भाबर क्षेत्र से उत्तर में स्थित पहाड़ी में आप बोल सकते हो कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। और प्राचीन काल में इसको शिवालिक हिमालय की भार, इसको प्राचीन काल से ही मतलब कह सकते हैं कि इसको प्राचीन काल से ही शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। और जो शिवालिक श्रेणी है वो हिमालय की बाहरी दक्षिणी श्रेणी में आती है। इसी के साथ साथ यह पर्वत श्रेणी अपने उत्तर में स्थित मध्य हिमालय से विशाल सीमांत दरार द्वारा पृथक होती है। और यह पर्वत श्रेणी हिमालय का नवीन भाग में आपको देखने को मिल जाएगी, हिमालय के नवीन भाग में आपको देखने को मिलती है। और यदि इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण लगभग 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी की यदि बात की जाए तो इसका जो निर्माण है वह लगभग आपका 2.25 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और यदि इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी जो औसतन चौड़ाई होती है वह 10 से 20 किलोमीटर है। और पश्चिम दिशा में यदि हम देखें तो लगभग 50 किलोमीटर तक भी इसकी आपको औसतन चौड़ाई देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यह श्रेणी राज्य के दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्य नैनीताल, दक्षिणी चंपावत सहित 7 जिलों में विस्तृत होती है। और जीवाश्म की उपलब्धता के साथ साथ खनिजों की दृष्टि से भी शिवालिक श्रेणी एक महत्वपूर्ण योगदान अपना दिखाती है। इसी के साथ साथ देहरादून के मंदरसू, बाड़कोट, ऋषिकेश के पास ही डोलामाइट चट्टानों से यहाँ पर चूना मिलता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ संगमरमर, जिप्सम, फास्फोरेसिक शेल भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? संगमरमर, जिप्सम, फास्फोरिक शेल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके कारण आप अपने बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द अच्छा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो संगमरमर है, जिप्सम है, फास्फोरिक शेल है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियों में जंगल अधिक पाए जाते हैं। और निचले भागों में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, आदि के पेड़ पाए जाते हैं। और उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन क्षेत्र की यदि बात की जाए, पर्यटक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो वे सभी के सभी शिवालिक श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे। और इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो गर्म तथा आर्द्र है। यानी कि ये गर्म है, वो गर्म तथा आर्द्र है। और इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में काफ़ी वर्षा भी होती है। आइए अगले क्षेत्र की ओर चलते हैं। अगला क्षेत्र है आपका भाबर क्षेत्र। कौन सा? भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह क्षेत्र कांकरोली एवं पथरीली मिट्टी, अब देखिए कांकरोली की कंकड़ी भी बोल सकते हैं आप, तो यह जो क्षेत्र है वह कांकरोली या पथरीली मिट्टी से निर्मित होता है। और यह तराई क्षेत्र के उत्तर में शिवालिक कर्म की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। और पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। और क्षेत्र पूर्व में चंपावत से पश्चिम की यदि बात करें तो देहरादून तक यह क्षेत्र पूर्ण रूप से फैला हुआ है। इसी के साथ साथ इस क्षेत्र का निर्माण प्लायोसीन युग में, किस युग में? इस क्षेत्र का निर्माण प्लायोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मोटे पत्थर, कंकड़, बालू आदि से हुआ है। तथा इस क्षेत्र में नदियां प्रस्तर खंडों की मोटी परतें में छिपी रहती हैं। और इस क्षेत्र में जंगली झाड़ियां, प्राकृतिक वनस्पति अधिक पाई जाती है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए यह श्रेणी इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा तराई क्षेत्र। देखिए, तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए तो तराई क्षेत्र समतल नाम एवं दलदली मैदान है। ध्यान रखिएगा, समतल एवं दलदली मैदान है। समतल एवं दलदली मैदान है जो एक समांतर संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत होता है। और तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणिन वालों के अवसादों से होता है। और इस क्षेत्र की मिट्टी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ की यदि प्राकृतिक विविधता देखें तो उसमें जंगली झाड़ियाँ तथा प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और कहीं कहीं भूमि के कृषि लायक बनाकर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। और इस क्षेत्र में हरिद्वार में गंगा का मैदान, उत्तर तथा पौड़ी नैनीताल जिलों में दक्षिण क्षेत्र में यह क्षेत्र भी विस्तृत है। इसी के साथ साथ तराई क्षेत्र को गरीवाला क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र को गराई वाला
या गरी वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात करें तो इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वह 20 से 30 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर तक विस्तृत है। और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ हुए पाए जाते हैं और जिनमें पानी की प्राकृतिक दबाव से धरती सतह पर आ जाता है। ध्यान रखिएगा, तराई क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राकृतिक दबाव के कारण जो धरती की सतह है वहां पर इस पर पानी आ जाता है। अंतिम बात करेंगे गंगा के मैदानी क्षेत्र की। देखिए, गंगा ने के मैदानी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो भूगर्भिक क्षेत्र के पार्ट में हम देख रहे थे मैदानी क्षेत्र, जिसका यह अंतिम पार्ट है गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि गंगा नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित होता है। सीधी सी बात है कि गंगा नदी के द्वारा जो अवक्षेप बहाकर लाए जाते हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश जो भाग है वह गंगा का मैदानी क्षेत्र से ही अंतर्गत आता है और यहाँ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खादर और गेड़ बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब खादर और जो बांगर मिट्टी के दो प्रकार हैं, जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हो गए, खादर एवं जो बांगर, जो इसमें नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी पाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर खादर और गैर बाढ़ग्रस्त वाला जो क्षेत्र है उसमें बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। गन्ना, गेहूँ, धान इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं तथा यह क्षेत्र सड़क व रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, सड़क एवं रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि भूगर्भिक या भौगोलिक क्षेत्र को यदि आपको पढ़ना है तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल किसी क्षेत्र को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी नदियाँ, उसका क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होती है, उसका अवस्थिति, उसका विस्तार, उसमें कौन कौन से दर्रे हैं, उसमें प्रमुख विशेष क्या है, कितने जिलों में आती है, कितने नदियाँ में क्या संगम है, कौन से नदियों में ऐसी कौन सी बड़ी योजनाएं हैं, कौन सा ताल है, कौन सी नदी है, कौन सा विशेष व्यक्तित्व है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको उसका कॉन्सेप्ट भी याद होगा और वो चीज़ बहुत जल्द याद भी होगी। अब बात करेंगे हिमालयी राज्यों के गठन का क्रम। तो हम देख लेते हैं हिमालय राज्यों के गठन के क्रम में हम देखा थे कि उत्तराखंड को जो आता है वो मैंने आपको बताया था। 8वें नंबर पर देख लेते हैं असम की बात करें तो अगस्त 1947 में असम का गठन हुआ जो कि हिमालय क्षेत्र का आता है। जम्मू कश्मीर अक्टूबर 1947, ध्यान रखिएगा। और इसकी बात तो मैं अभी नहीं कहूँगा। देखिए, जम्मू कश्मीर को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को मैं यहाँ पर से हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी पुनर्गठन हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट सीरीज में देख लेंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल मिजोरम 1987 और उत्तराखंड की बात करें तो सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ। और ये थे आपके हिमालय के प्रमुख राज्य। तो ये था आज हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य, हमने एक नज़र में देखा जिसमें विभिन्न प्रकार की हमने क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की डिटेल्स में आपको बताया। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जय हिंद, वंदे मातरम।